जी स्वागत है की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महसूस इसका नाम देखे इंडिया टाइम। तो पहले हम मनीष कश्यप के से जरूरी सवाल पूछ लेना चाहते हैं। तो मेरा सवाल यही है सर कि तो मनीष कश्यप भी जो है जो कि कहा जाता है बिहार की लाल है, बिहार रत्न कहा जाता है, तो उनको पर क्या आप नहीं कर सकते हैं? क्या उन्होंने सच में भ्रमण किया खबर चलाए थे या वो सही खबर था? देखिए, निर्भीक पत्रिका और जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, जो सच्चाई को सामने लाते हैं, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आज के तारीख में इसकी जरूरत भी है, इसकी आवश्यकता भी है। तब जब मोदी सरकार के द्वारा जनतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों के ऊपर एक से एक हमला हो रहा है, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, जेल में उन्हें कैद कर रखा जा रहा है। कुछ पत्रकारों गौरी लंकेश जैसे कई पत्रकारों को तो शहादत तक देना पड़ा, इसीलिए हम वहाँ खड़ा है, पत्रकार के साथ हैं। लेकिन ये तमिलनाडु की जो घटना है, वो तमिलनाडु की घटना का वैज्ञानिक आधार पर हम जांच की मांग करते हैं कि मनीष कश्यप के द्वारा जो भी वीडियो सामने लाया गया है उसका निष्पक्ष वैज्ञानिक आधार पर जांच हो। अगर सही मायने में यह अफवाह फैलाया गया है तो ये समाज के लिए, देश के लिए घातक है और हम लोग इसकी न सिर्फ निंदा करेंगे बल्कि ऐसे पत्रकारिता से तो निश्चित रूप से देश और समाज को निजात पाना चाहिए। अब इस तरह से एक अफवाह पिछले दिन आप देख चुके हैं कि हम लोग जहां खड़ा हैं आज के तारीख में भी, तो जो स्वयं सत्ता के शीर्षासन पर बैठे हुए हैं वो कोरोना जैसे महामारी के बारे में भी कह रहे हैं कि भाई ताली बजा के, थाली बजा के, शंख बजा के इस बीमारी को भगाया जा सकता है। तो हम उस देश में क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? कोई वैज्ञानिक सोच ही जहां नहीं रह गया हो और इस तरह से सत्ता के शीर्षासन पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह से करते हैं तो हम तो वैसे लोगों के प्रति भी न सिर्फ नाराजगी बल्कि हम चाहेंगे कि वो लोग, उन लोगों को भी सजा मिलना चाहिए कि आप इस देश को अंधविश्वास में धकेलना चाहते हैं, इसीलिए वे भी गुनाहगार हैं इस मामले में। और इस तरह की पत्रकारिता अगर कहीं हो रहा है तो हम इसकी सराहना नहीं करेंगे, ये तो जांच से सत्यापित होगा। इतना हम कहेंगे निश्चित रूप से कि इसका निष्पक्ष और वैज्ञानिक आधार पर जांच होना चाहिए और जांचोपरांत ही हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देना पसंद करें। लेकिन सर मैं आपसे ये सवाल पूछते थे, मनीष कश्यप से रिलेटेड हमने आपसे सवाल किया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपने सरकार को इस बीच में ले किए हैं और उस बीच में जो सरकार लोग बोले हैं थाली बजाओ और बगैर जो भी बोलते हैं, क्या आपको लगता है वो क्या सोचे होंगे प्रधानमंत्री जी? अब प्रधानमंत्री जी क्या सोचे होंगे ये तो प्रधानमंत्री समझें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में एकमात्र काबिल, एकमात्र शिक्षित प्रधानमंत्री हैं और बाकी देश का लोग बेवकूफ। और जिस दिन बाकी लोग अगर बेवकूफ हो जाएगा तो ये देश को चलाना भी संभव नहीं है। वही प्रधानमंत्री कल तक ताली और थाली बजवा रहे थे और वही प्रधानमंत्री बाद के दिनों में यह भी दावा करते हैं कि हमने जो दवा का आविष्कार किया, जो कोरोना से लड़ने वाला, वो दवा आज हमारा विश्व भर में इस तरह से वो तहलका बचा रहा है और हमने अमुक देश को भी हमने राहत पहुंचाने का काम। तो ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि आपका कौन इलाज सही था, ताली थाली बजाने वाला सही था या कोरोना का जो इंजेक्शन आपने तैयार किया वो सही? तो निश्चित रूप से इससे तो स्पष्ट है कि आम आवाम को उन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया और आम आवाम को दिग्भ्रमित करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना ये एक तरह से देश के हित में नहीं है। और वो भी जब देश के प्रधानमंत्री भी इस तरह से करें तो वो तो कतई देश के हित में नहीं माना जाएगा, वो गुनाहगार हैं इस मामले में, इसलिए हमने इस तरह की टिप्पणी। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और आप क्या इससे संतुष्ट नहीं है जो कि हमारे देश से दूसरे देश में प्लान किया गया जो दवाई है, इंजेक्शन है, उससे उनको राहत मिल रहा हो और हमारे देश का नाम रोशन होगा? हमने कहा आपको कि दोनों तरह की बात प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया और आज के तारीख में कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए और जो कुछ भी तरीका अपनाया गया, जो कुछ भी दवा का रिसर्च किया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। वो चाहे भारत में बना हो या विश्व के किसी देश में बना हो, ये मानवता मात्र के कल्याण के लिए ये जो कुछ भी उपाय किया गया हो, हम उसके साथ खड़ा हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और इस मामले में आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अंधविश्वास की तरफ ना जाके वो वैज्ञानिक सोच के तहत ही देश को चलाने का काम करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और तो हम आज रूप से दूसरे रूप में जाना चाहेंगे कि जो महंगाई है, महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहिए? सिलेंडर 1100 रुपये लगभग हो चुका है और आलू
आलू जो कि इस बार बेगूसराय के अंदर आलू का खेती काफी अच्छा हुआ है, लेकिन किसानों से आलू 4 रुपये 6 रुपये लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? यही दोहरा लूट और दोहरा मार यहाँ के जनता को झेलना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो इस तरह का, आप जब भी अखबार का पन्ना पलटते होंगे, आप रेडियो खोलते होंगे, टीवी के सामने बैठते होंगे, तो आपको सुनने और देखने का मौका मिला होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जिस समय चिल्लाया जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस समय पेट्रोल का कीमत क्या था, उस समय डीजल का कीमत क्या था, या बाकी तमाम चीज़ों का, आपने रसोई गैस की चर्चा की, जीवन रक्षक दवाई से लेके, चूंकि क्या है कि जब डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो तमाम चीज़ों का कीमत बढ़ना लाजमी है, इसलिए कि ढुलाई खर्चा अपने आप में बढ़ जाएगा, और जब ढुलाई खर्चा बढ़ेगा तो तमाम चीज़ का कीमत बढ़ेगा ही। इसलिए ये महंगाई नहीं है, ये लूट है। ये जनता अभी भी खुश है, बोलते हैं 1000 रुपये ही ना बल्कि इसे 10,000 कर दिया जाए तो फिर भी हम मोदी को भी चुनेंगे। अब किस जनता की आप बात कर रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन जनता करा रही है, जनता परेशान है। और जिसको इन्होंने कहा था कि ये चूंकि लकड़ी के जलावन से ये धुआं निकलता है और उससे हमारा माँ और बहन के आंखों की रोशनी समय से पहले गायब हो जाती है, आंख खराब हो जाता है, इसलिए हमने ये रसोई गैस जो उन्होंने घर तक पहुंचाने का जो दावा उन्होंने किया, तो आज के तारीख में वो महिला, वो वहाँ के पुरुष वो रसोई गैस का फिर वो दूसरा बार वो सिलेंडर भरवाने की स्थिति में नहीं, वो वहीं पड़ा हुआ है और उस पर घर का दूसरा सामान रखा हुआ है, तो फिर तो हम वहीं जा रहे हैं, फिर तो लकड़ी के जलावन का ही हम उपयोग करने पर तुले हुए हैं। और इसके बावजूद मोदी सरकार के प्रति अगर लोग खुश हैं तो फिर जो महंगाई के बारे में, जो भ्रष्टाचार के बारे में, जो बेरोजगारी के बारे में, जो किसानों के फसल का 2 गुना कीमत देने के बारे में, लाभकारी मूल्य देने के बारे में जो कुछ उन्होंने घोषणा किया था, तो आज वो कहाँ है? इसलिए आपने चर्चा किया कि जो किसान आलू का उत्पादन किए हैं उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, और इस बेबसी और इस परेशानी में वो किसान सड़क पर आलू फेंकने के लिए मजबूर है। चूंकि वह किसान जो आलू का उत्पादन किया तो उसको रखने का जगह नहीं है, वो आलू बेचारा रखेगा कैसे? और जहाँ कहीं भी इस तरह का व्यवस्था है तो वहाँ वो पूंजीपति का है, वो धनासेठ का है, और सरकार सत्ता में जो बैठे हुए हैं और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनका मेल है, और इस मामले में वो दोनों के मिली भगत के वजह से यहाँ के किसान मारे जा रहे हैं, यहाँ के गरीब तबका को परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसलिए महंगाई, अब बेरोजगारी के मामले में जब मोदी सरकार से खुश है तो फिर अग्निवीर का योजना निकाल के उन्होंने जो सेना में बहाली करने का काम किया था, तो पूरे देश में जो कुछ आपने दृश्य देखा, जो कुछ माहौल बना, रेल से लेके रोड तक, जो वहाँ पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया, तो वो फिर कौन लोग थे? तो युवा बेरोजगारी से परेशान है, तबाह है, और बिल्कुल यह कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। इसलिए वह नौजवान, वह किसान, वो मजदूर, महिला, यानी समाज का तमाम तबका परेशान है। और आप देखते रहिए, आने वाले समय में आपको यह दिखाई देगा कि जनता सड़क पर होगी। और जिस तरह से पिछले दिनों श्रीलंका के बारे में आप क्या सोच पा रहे हैं, कहाँ चला गया श्रीलंका? वहाँ भी कहीं कुछ लोग खुशे था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वही श्रीलंका के अंदर जो कुछ आपको क्रांति दिखाई दिया, भारत के अंदर भी उस तरह का दृश्य आपको दिखाई देगा। जनता बहुत परेशान है, वो संघर्ष के रास्ते ही वो अख्तियार करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इस समय आप देख रहे थे निरंजन जी के साथ खास बातचीत, और इस समय आप देख रहे थे इंडिया टाइम्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।